Hello students, welcome back. Today we are going to start program 6, that is to find the HCF and LCM of the two numbers. Now HCF stands for highest common factor, that is the largest number that divides the given numbers completely. As the name suggests, highest common factor, that is whatever the numbers are given to us, first of all we'll find the factors of those numbers. Then we will find the common factors, and at the third point we will find the highest factor from the common factors. Now the factors of 24 are 1, 2, 4, 6, 8, 12 and 24. Now this 24 comes in the table of all these. Similarly, the factors of 32 are 1, 2, 4, 8, 16 and 32. Now the common factors of these two numbers are 1, 2, 4 and 8. These are the common factors 1, 2, 4 and 8. Out of these four numbers, the highest factor is 8. So we can say that 8 is the HCF of 24 and 32. So this way we can find out the HCF of 2 or 3 given numbers. For the 2-digit numbers or for the 1-digit numbers, it is very easy to find out with the help of this method. But if we have the larger numbers or the larger digits number and we need to find the HCF by the division method, जैसे कि आप अर्लियर क्लासेस में करते थे कि अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, फैक्टर्स लेके किया था. दूसरे मेथड में हम इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. 32 को आप 24 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 8. देन 24 को अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे. जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इसका लिखना, सबसे पहले हमें दो नंबर्स चाहिए. तो या तो आप नंबर्स ऑटोमेटिकली खुद से ले सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूज़र से इनपुट करा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए n1 एंड n2, जिसमें हमने यूज़र से नंबर्स को इनपुट करा दिया. मान लेते हैं वो दो नंबर्स हैं 32 एंड 24. 32 हमने एज n1 लिया है और 24 हमने एज n2 लिया है. तो जब हम n1 मॉडुलस n2 करते हैं तो 32 हमारा क्या है, n1 है, वो अंदर रहेगा, और जो n2 है हमारा डिनोमिनेटर था वो हमारा क्या है, डिवीजन साइन से बाहर आ गया. 24 1 ज़ा 24, सॉल्व किया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया. अब जो ये वाला आपका 24 था, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से. तो जब हमने 24 को 8 से डिवाइड किया तो ये हमारा फुली डिविजिबल हो गया, दैट इज़ 8 3 ज़ा 24. अब ये हमें यहाँ से ये चीज़ पता लग गई कि बेसिकली आपको अपने लूप को कहाँ तक चलाना है. कंडीशन हमें पता लग गई कि जब तक हमारा n1 मॉडुलस n2 जो है वो 0 के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा लूप जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा. तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देनी है वाइल n1 मॉडुलस n2 नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये स्टेटमेंट देने के बाद हम इसके आगे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझेंगे कि कैसे n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं और कैसे हमारा रिमाइंडर आ रहा है. ठीक है, अब इसको हम एक बार चेक करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर वर्किंग किस तरह से की जा रही है. तो हम गए अपने इसमें और यहाँ पे हमने सबसे पहले स्पेसिफाई कर लिया कि क्या हमारा n1 है और क्या हमारा n2 है. 32 हमारा n1 हो गया और 24 हमारा क्या हो गया, n2 हो गया. तो कंडीशन पे आते हैं वाइल लूप की, n1 मॉडुलस n2 नॉट इक्वल टू 0. 32 को जब हमने 24 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया आपका, 8 आया. 8 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 8 है वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं है. तो जब ये हमारी नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में एक वेरिएबल लेंगे आप r, जिसके अंदर आप दोनों के डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर आया उसको आप स्टोर कर लोगे. ठीक है, अब आप देख रहे हो जो आपका n2 था 24, वो अब क्या बन गया, n1 बन चुका है. तो ये 24 जो है वो अंदर आ जाएगा डिवीजन साइन के, एंड नाउ इट हैज़ बिकम n1. और जो आपका रिमाइंडर था वो अब क्या बन चुका है, दैट हैज़ बिकम n2. ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 को स्पेसिफाई कर देंगे एज n2. इसके बाद जो हमारा बेसिकली क्या रहता है, दोबारा से कंडीशन चेक होगी. ठीक है, n1 मॉडुलस n2, अब n1 हमारा कितना है, 24 है. 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0. तो कंडीशन है नॉट इक्वल टू 0. अब देखो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पे आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई.
तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सीधा आप जो लूप से बाहर स्टेटमेंट दोगे उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो स्टेटमेंट्स हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने अभी इसकी वर्किंग देखी कि हमने एक वेरिएबल लेना है r, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे रिमाइंडर ऑफ द टू नंबर्स, और वो दो नंबर हमारे कौन से हैं, n1 एंड n2। सो r इक्वल्स टू n1 मॉडुलस n2। 24 जो हमारा n2 था वो क्या बन जाता है, n1 बन जाता है। विल से n1 इज इक्वल टू n2, और जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या बन जाता है, n2 बन जाता है। तो वी कैन से n2 इज इक्वल टू r। और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है जैसे ही हमारा 0 आ जाता है, तो वो जो है कंडीशन चेक करेगा और लूप से बिल्कुल बाहर आ जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट देगा दैट द HCF इज़ n2। आपने देखा था 8 n2 बना था, तो n2 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, n1 मॉडुलस n2, n1 हमारा है 32, n2 हमारा है 24। तो 32 को 24 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। तो r की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है n1 इज इक्वल टू n2। n2 की वैल्यू कितनी थी, 24 थी, अब वो क्या हो गई, n1 हो गई। तो n1 अब हमारा कितना हो गया, 24। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा n2 इज इक्वल टू r, जो हमारा रिमाइंडर था वो अब क्या बन जाए, n2 बन जाए। रिमाइंडर कितना था, 8, अब इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, n2 के अंदर, यानी कि n1 हमारा 24 हो गया, n2 हमारा 8 हो गया, जो कि हमारी r की वैल्यू आई थी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 24 को 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। अंदर की स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी बिकॉज वो लूप से बाहर है। दैट HCF इज़ n2, और n2 के अंदर क्या स्टोर किया हमने, 8। अब हम इसको रन करके एक बार चेक करते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। रन करने के बाद सबसे पहले वो आपसे दो नंबर्स पूछेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। तो हमने फर्स्ट नंबर को एंटर कर दिया एज 32 एंड सेकंड नंबर हमने एंटर कर दिया एज 24। तो यहाँ पे आप देख रहे हो HCF आ गया 8। अब कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम छोटा नंबर पहले देते हैं और सेकंड बड़ा नंबर जो है वो बाद में दे देते हैं, तो हम ऐसा भी करके देख सकते हैं। अब हम इन नंबर्स को रिवर्स कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 24 और सेकंड नंबर हमने ले लिया 32, तब भी हमारा HCF क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसकी हम एक बार वर्किंग देख लेते हैं। जैसे कि सपोज़ हमने पहला नंबर ले लिया 24 एज n1 एंड दूसरा नंबर हमने ले लिया 32 एज n2। तो पहली कंडीशन क्या है, n1 मॉडुलस n2। तो 24 को हमने 32 से डिवाइड किया और इसका जो रिमाइंडर आया इस केस में क्या आएगा, तो 24 को आप 32 से डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में आपका 32 बाहर 24 अंदर, तो रिमाइंडर आपका 24 ही बचेगा क्योंकि 32 के टेबल में 24 तो आता नहीं है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर हो गया 24। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वाइल लूप के अंदर जाना है, क्योंकि जो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट की कंडीशन के बाद जितना भी बॉडी होती है उसमें जाएगा। आर के अंदर हमारा दोनों का रिमाइंडर स्टोर हो गया, दैट इज़ 24। n1 इज इक्वल टू n2, n2 कितना है 32, वो क्या बन गया, अब n1 बन गया। तो n1 की वैल्यू हमारी अब कितनी हो गई, 32 हो गई। और n2 इज इक्वल टू r, जो r की वैल्यू थी वो n2 में स्टोर हो गई। r की वैल्यू ऊपर आप देख रहे हो कितनी है, 24। अब हमारा n1 आ गया 32 और n2 आ गया 24। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो जो हमने स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट टाइम में जो n1 और n2 की वैल्यू ली थी वही वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद से लूप आपका सिंपली वैसे चलेगा जैसे हमने पीछे वाले प्रोग्राम में मतलब पीछे वाली वैल्यूज़ में लिया था। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब n1 और n2 वैल्यू आ गई, n1 और n2 को दोबारा डिवाइड करेगा, दोबारा से रिमाइंडर को चेक करेगा। 32 को 24 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इस केस में कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, 8 आने के बाद n1 और n2 की वैल्यू में दोबारा चेंजेस हो गए। अब जो हमारा n2 था वो n1 बन गया और जो r था वो हमारा n2 बन गया। n2 क्या था हमारा, 24 था, तो अब वो क्या बन गया, n1 हमारा हो गया 24 और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा n2 हो गया। तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 8 हो गई। ठीक है,
अब वो क्या करेगा, दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। 24 को उसने क्या किया, 8 से डिवाइड किया। 24 को जैसे ही 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 24 जो है आपको पता है वो फुली डिविजिबल हो जाता है 8 से, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। एंड द कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 वो हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, अंदर की स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, जो भी 3 स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं होंगी, सीधा आपका लूप से बाहर आएगा एंड इट विल से द HCF इज़ N2 और HCF की वैल्यू N2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है। तो आपका HCF कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। आई होप फाइंडिंग द HCF इज़ क्लियर टू you all. So now we will learn how to find the LCM. LCM stands for least common multiple. That is the smallest number that is divisible by the given numbers. जितने भी numbers हमें दिए हुए हैं उनका सबसे छोटा number, उनमें से सबसे छोटा number जो divisible हो, जो भी हमें numbers दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास दो नंबर हैं 4 एंड 6। अगर हम 4 और 6 के मल्टीपल्स को देखें तो हमारे पास इस तरह से हैं 4, 8, 12, 16। जितने भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी तरह से 6 के मल्टीपल्स हैं। अभी हमने इनका टेबल लिखा 10 तक। तो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इनके कॉमन मल्टीपल्स। अब आप देखो 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 6 के टेबल में भी 12 आ रहा है। 4 के टेबल में 24 इज कमिंग एंड 6 के टेबल में ऑल्सो 24 इज कमिंग। 36 इज ऑल्सो देयर, 36 इज ऑल्सो हियर इन द टेबल ऑफ 6. So the common multiples are 12, 24, 36 and there can be many more. हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास 3 आ गए, इनमें से सबसे छोटा द लीस्ट वन इज द 12। तो ये 12 हमारा क्या हुआ, LCM ऑफ द नंबर 4 एंड 6। अब जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें लूप चलाना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं यूज़र से। सो वी हैव टेकन द फर्स्ट नंबर एज N1 एंड सेकेंड नंबर एज N2। 2 नंबर इनपुट कराने के बाद सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। तो बेसिकली हमारी कंडीशन कहाँ तक जाएगी, देखो जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों नंबर्स का, जैसे हमने यहाँ पे लिया 4 एंड 6, तो 4 6 का कितना हुआ हमारा 24। तो वो तो नंबर होगा ही जो दोनों से डिविजिबल होगा। तो उससे पहले भी अगर हमें नंबर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो हमारे पास वो लास्ट नंबर है ही। तो रेंज फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप के साथ, इसलिए हमें रेंज फंक्शन में एक वैल्यू एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो रेंज फंक्शन है वो एक वैल्यू कम लेके चलता है, एंडिंग से एक कम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा फॉर लूप है उसको स्पेसिफाई करते हैं। हमने यहाँ पे लिया फॉर आई इन रेंज 1, a इंटू बी प्लस 1। तो यहाँ a इंटू बी नहीं, सॉरी, N1 इंटू N2 प्लस 1। दो नंबर्स जो हमने लिए N1 इंटू N2 प्लस 1। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ I मॉडुलस N1 इक्वल टू 0 एंड I मॉडुलस N2 इक्वल टू 0। अगर जो हमारी I की वैल्यू है N1 और N2 दोनों को डिवाइड करने पे 0 के इक्वल आ जाती है, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, जो I की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे N1 और N2 हमारे दो नंबर्स हैं, जैसे हम 4 और 6 ले लेते हैं। फर्स्ट केस में जो हमारी I की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, हमारी रहेगी वैल्यू 1। पहले वो 1 को चेक करेगा, डिवाइड करेगा 4 से, फिर 1 को डिवाइड करेगा 6 से। इसी तरह से मेरा लूप चलता रहेगा। अगर मान लो एंडिंग से पहले उसको कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिसमें दोनों का जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो वही हमारा LCM हो जाएगा, जो I की वैल्यू हो जाएगी। और वहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, क्योंकि उसे आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें इसमें चाहिए LCM, लीस्ट नंबर हमें मिल चुका है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम एक बार चेक करते हैं कि बेसिकली जब ये रन करेगा तो इसका जो लॉजिक होगा वो कैसे रन करेगा। I की वैल्यू स्टार्टिंग में हमारी कितनी है, 1 है। N1 हमारा कितना है, 4 है। और N2 हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, 1 मॉडुलस 4। जब 1 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जब यहाँ पे I की वैल्यू अगेन 1 है, 1 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उस केस में हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा।
ठीक है। 1 को जब 4 से करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को जब 6 से करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है कि इक्वल टू 0, तो दोनों केस में हमारा 0 नहीं है। अब देखो एंड ऑपरेटर में आपको ध्यान रखना है, मान लो आपका एक में 0 आ जाता है, एक में नहीं आता, तो उस केस में भी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर का काम होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तभी आपका आंसर ट्रू होगा, दोनों में से एक फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स ही रहेगा। 1 मॉडुलस 4 आपका 1 आ गया, 1 मॉडुलस 6 आपका 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 मॉडुलस 4 वो चेक करेगा, अगेन 2 आ गया। 2 मॉडुलस 6 चेक करेगा, अगेन आपका कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब जो कंडीशन है हमारी इफ़ लूप की, दोनों में 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो प्रिंट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। फिर वो 3 पे चेक करेगा, फिर वो 4 पे चेक करेगा। अब यहाँ पे देखो जो 4 मॉडुलस 4 है, जब उसने 4 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है इफ़ वाली आई मॉडुलस n1, ये तो हमारी ट्रू हो गई। लेकिन जब वो 4 को 6 से डिवाइड करता है तो उस केस में उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट जो फाइनल होगा वो फॉल्स होगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे वो नहीं जाएगा। जब दोनों का जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा तभी वो प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस तरह से आप इसको एक एक नंबर लेके चेक करके देख सकते हो। हमने अभी 4 तक किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन सब पे जब आप करोगे तो रिमाइंडर दोनों में 0 तो नहीं आएगा। अब हम लेते हैं 12 का केस। जैसे ही हमारी आई की वैल्यू बनती है 12, n1 हमारा 4 है, n2 हमारा 6 है, तो यहाँ पे अगर आप करते हो 12 मॉडुलस 4, तो जब आप 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, 0। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आई मॉडुलस n1 इक्वल टू 0। उसके बाद जब हम सेकंड लेते हैं आई मॉडुलस n2, आई की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब जैसे ये 0 आ गया, कंडीशन यहाँ पे हमारी हो गई ट्रू। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट में जाएगा जो इफ़ का बॉडी पार्ट है, एंड इट विल से द एलसीएम इज़ आई। आई की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ब्रेक है, यानी कि यहीं पे जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाए और इसके बाद वो आगे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोग्राम को सॉल्व करना है। जहाँ पे भी रिमाइंडर दोनों के लिए 0 हो जाता है वो आपका एलसीएम हो जाएगा, दैट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर यू कैन स्टिल आस्क। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं कैसे आता है। Here now let us check the output of this program. Save the file and run the file. It says enter the first number. Let the first number be 4 and the second number be 6. So the LCM is 12. We can check with some other number also. Like we can run the program again and check with some other number. Like we have taken the first number as 12 and second number as 20. So the LCM is 60. The least number which is divisible by both the numbers is 60. Understood now? If you have understood the program, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.